तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। तो क्वेश्चन नंबर 21 हमारा मैच द फॉलोइंग है। तो आइसोट्रोपिक क्या होता है? सिमिलर प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन। तो हाँ, ए का 3 हो गया, सिमिलर प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन, है ना, आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन। होमोजेनियस क्या होता है? पूरे के पूरे सारी की सारी वॉल्यूम में सेम प्रॉपर्टीज होंगी, वो होता है सिमिलर प्रॉपर्टीज थ्रू आउट द वॉल्यूम। तो बी का 4 हो गया। विस्को इलास्टिक, विस्को इलास्टिक के लिए इसमें दे रखा है टाइम टाइम डिपेंडेंट स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन। तो विस्को इलास्टिक में टाइम डिपेंडेंट स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन होता है। तो सी का 1 हो गया। ब्रिटिल, ब्रिटिल में नो प्लास्टिक जोन हो ही जाएगा, क्योंकि ब्रिटिल ज़्यादा डिफॉर्म नहीं होता है, सीधा फ्रैक्चर हो जाता है, तो इसीलिए इसमें प्लास्टिक जोन नहीं होती है। तो बी का डी का 1, डी का 2। तो आंसर हो गया इसका सी। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, द मटेरियल इन विच लार्ज डिफॉर्मेशन इज पॉसिबल बिफोर द एब्सोल्यूट फेलियर और रप्चर इज टर्म्ड एज। तो मतलब ऐसा मटेरियल जिसमें लार्ज डिफॉर्मेशन पॉसिबल हो, जो बहुत ज़्यादा डिफॉर्म कर जाए, प्लास्टिक फेलियर इसमें ज़्यादा हो जाए, तो वो कौन सा मटेरियल होता है? तो वो हमारा डक्टाइल मटेरियल होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, द स्ट्रेसेस इन कंक्रीट इन अ रेनफोर्स्ड कंक्रीट एलिमेंट अंडर सस्टेन लोड ड्यू टू क्रीप। जो हमारे क्रीप की वजह से, जो सस्टेन लोड की वजह से जो क्रीप होती है, उसकी वजह से जो हमारे कंक्रीट में स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं, वो टाइम के साथ में घटते हैं या बढ़ते हैं या अनचेंज रहते हैं या फ्लक्चुएट करते हैं। तो जो क्रीप की वजह से जो स्ट्रेसेस होते हैं ना, वो टाइम के साथ में डिक्रीज होते हैं, है ना। तो द स्ट्रेसेस इन कंक्रीट ड्यू टू क्रीप डिक्रीजेस विद टाइम, है ना। तो आंसर है इसका बी। 24, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पॉइजंस रेशियो। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में पॉइजंस रेशियो का इसमें वो बताना है फॉलोइंग। तो सबसे ज़्यादा होता है हमारा एल्यूमिनियम का इनमें, फिर होता है हमारा स्टील का, फिर कास्ट आयरन का, है ना। सबसे ज़्यादा पॉइजन रेशियो एल्यूमिनियम का, फिर स्टील का, फिर कास्ट आयरन का। तो 1 3 2 इसका ऑर्डर हो गया, तो सी इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 25, सम स्ट्रक्चरल मेंबर सब्जेक्टेड टू लॉन्ग टाइम सस्टेन लोड्स रिफॉर्म प्रोग्रेसिवली विद टाइम, स्पेशली एट एलिवेटेड टेम्परेचर्स। तो व्हाट इज सच अ फिनोमिनन कॉल्ड। तो जो कुछ स्ट्रक्चरल मेंबर्स होते हैं जो लॉन्ग टाइम से सस्टेन लोड लगा होता है जिसमें, वो प्रोग्रेसिवली डिफॉर्म करते हैं विद टाइम, और स्पेशली एट एलिवेटेड टेम्परेचर्स, मतलब ज़्यादा टेम्परेचर्स पे ज़्यादा डिफॉर्म करते हैं। तो इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? तो इस फिनोमिना को क्रीप कहते हैं। एवरीबॉडी नोज दैट नाउ। अब क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में असर्शन और रीजन वाला है। असर्शन है इसका, इन अ टेंशन टेस्ट ऑन अ कास्ट आयरन स्पेसिमेन द फेलियर ऑफ द स्पेसिमेन इज ऑन अ क्रॉस सेक्शनल परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ स्पेसिमेन। तो ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है। जब हम टेंशन टेस्ट करते हैं और तो ऑन कास्ट आयरन पे, तो कास्ट कास्ट आयरन जो होता है वो ब्रिटल होता है, और ब्रिटल मटेरियल जो होते हैं वो टेंशन में वीक होते हैं, है ना। तो ब्रिटल मटेरियल टेंशन में वीक होते हैं, तो जो फेलियर होता है वो एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है का ब्रिटल मटेरियल्स में, है ना। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। अब है उसका रीजन। रीजन, द फेलियर ऑफ द स्पेसिमेन इज ऑन अ प्लेन सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस एंड कास्ट आयरन इज रिलेटिवली वीक इन टेंशन। तो सही बात है, जो हमारा फेलियर होता है उस प्लेन पे होता है जहाँ पे मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस होता है। ब्रिटल मटेरियल जो होते हैं वो टेंसाइल स्ट्रेस की वजह से जल्दी फेल करते हैं, है ना, क्योंकि टेंसाइल स्ट्रेस में टेंशन में वीक होते हैं वो, और इसीलिए मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस जहाँ लगेगा वहाँ पे फेल करेगा, और वो परपेंडिकुलर होता है प्लेन मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस वाला, इसीलिए एक्सिस के परपेंडिकुलर फेल करता है। तो ये रीजन भी सही है, तो इसका आंसर हो गया ए। ये क्वेश्चन नंबर 27 हमारा हो चुका है। इन अ टेंशन टेस्ट ऑन अ माइल्ड स्टील स्पेसमैन द फेलियर ऑफ द स्पेसमैन इज अलोंग अ प्लेन एट पर 45 डिग्री टू द क्रॉस सेक्शन, है ना। जब टेंशन टेस्ट लगता है माइल्ड स्टील पे तो शियर में वीक होता है,
तो शेयर में वीक होता है, तो मैक्सिमम शेयर प्लेन वाले प्लेन पे 45 डिग्री पे, क्योंकि माइल्ड स्टील जो होता है वो स्टील डक्टाइल मटेरियल होते हैं, वो रिलेटिवली वीक इन शेयर होते हैं। डक्टाइल मटेरियल शेयर में कमजोर होते हैं, इसी वजह से शेयर की वजह से फेलियर होता है इनका। शेयर की वजह से फेलियर होने की वजह से 45 डिग्री एंगल पे इसका फेलियर होता है। तो इसका आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट वुड बी द शेप ऑफ द फेलियर सरफेस ऑफ अ स्टैंडर्ड कास्ट आयरन स्पेसिमेन सब्जेक्टेड टू अ टार्क, है ना। तो जो अगर कास्ट आयरन है हमारा, उस पर अगर हम टॉर्क लगाएं, कास्ट आयरन का स्पेसिमेन है हमारा, इस पे अगर हम टॉर्क लगाएं तो हमारा क्या शेप बनेगी, उसकी फेलियर सरफेस की क्या शेप होगी। तो वो होती है हमारी हेलिकॉइडल सरफेस एट 45 डिग्री टू द एक्सिस ऑफ स्पेसिमेन। तो जो अगर कास्ट आयरन पे हम टॉर्क लगाएंगे तो जो फेलियर सरफेस होगा वो हेलिकॉइडल सरफेस शेप का होगा, और जो फेलियर होगा वो 45 डिग्री टू द एक्सिस ऑफ स्पेसमैन होगा। तो आंसर है इसका डी। क्वेश्चन नंबर 29, पॉइजन रेशियो इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। हाँ, तो पॉइजन रेशियो हमारा लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का वो होता है, रेशियो होता है। क्वेश्चन नंबर 30, consider the following statements. Failure occurs beyond elastic limit. Rupture takes place immediately after elastic limit. Permanent set occurs beyond elastic limit. Which of these are considered in theory of failure? तो theory of failure में इनमें से कौन से स्टेटमेंट लिए जाते हैं? Failure occurs beyond elastic limit, ये सही बात है, elastic limit के बाहर जाएगा तभी फेलियर होता है, तो पहला सही हो गया। दूसरा, rupture takes place immediately after elastic limit, तो हमेशा इमीडिएटली आफ्टर इलास्टिक लिमिट तो रप्चर होगा नहीं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। परमानेंट सेट अगर्स बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट, हाँ तो प्लास्टिक, क्योंकि इलास्टिक लिमिट के बाद में प्लास्टिक स्ट्रेन आता है, इलास्टिक लिमिट के बाद में अगर थोड़ा भी आगे जाएगा तो हमारा पूरा पूरा शेप रीगेन नहीं करेगा, कुछ ना कुछ परमानेंट सेट हो ही जाता है। तो ये थर्ड सही है हमारा, तो फर्स्ट एंड थ्री सही है, आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 31, consider the following salient features points in a stress strain curve of a mild steel bar। हाँ ठीक है, तो इसमें पूछा क्या है, the correct sequence in which they occur while testing the mild steel bar in tension from initial zero strain to failure। तो हमारा जो स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप बनती है ना, वो कुछ ऐसे बनती है, ऐसे करके ये हमारा माइल्ड स्टील का ग्राफ बनता है स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप में, है ना। तो सबसे पहले आता है हमारा प्रोपोर्शनली लिमिट, फिर इलास्टिक लिमिट, फिर यील्ड पॉइंट है, अपर यील्ड पॉइंट, फिर लोअर यील्ड पॉइंट, फिर ये यील्ड जोन आती है, फिर अल्टीमेट और यहाँ पे हो जाता है फेलियर हमारा। तो सबसे पहले आएगा हमारा प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, तो चौथा, फिर आएगा हमारा इलास्टिक लिमिट है नहीं, तो यील्ड पॉइंट आएगा फिर हमारा, तो 1, फिर हमारा आएगा लोअर यील्ड पॉइंट भी नहीं है तो यील्ड प्लेटू आएगा, फिर हमारा आएगा 413 और अल्टीमेट पॉइंट के बाद में आएगा हमारा ब्रेकिंग पॉइंट। तो 41352 सी इसका आंसर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 32 से। तो क्वेश्चन नंबर 32 है, द मटेरियल इन विच लार्ज डिफॉर्मेशन इज पॉसिबल बिफोर एब्सोल्यूट फेलियर बाय रप्चर टेक्स प्लेस एंड इज नोन एज। तो जिसमें लार्ज डिफॉर्मेशन पॉसिबल होते हैं वो मटेरियल कौन सा होता है, वो डक्टाइल होता है, ठीक है। मटेरियल कौन सा होता है, डक्टाइल होता है। अब क्वेश्चन नंबर 33 है, इफ अ मटेरियल हैज आइडेंटिकल इलास्टिक प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन, उसको क्या कहते हैं। तो आइसोट्रोपिक मटेरियल ऐसे होते हैं जिसमें आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज होती हैं इन ऑल डायरेक्शंस, हर डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टी होंगी, उसको कहते हैं आइसोट्रोपिक मटेरियल। तो इसका आंसर हो गया बी। 34 क्या है, क्वेश्चन नंबर 34 में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं ये देखने हैं। इन अ डक्टाइल मटेरियल इलास्टिक डिफॉर्मेशन इज मोर प्रीडोमिनेंट इन प्लास्टिक वन, ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि डक्टाइल मटेरियल में हम बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर लेते हैं उसको, अपने मटेरियल को
बहुत ज़्यादा डिफॉर्म करा लेते हैं तो उसमें इलास्टिक की जगह प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ज़्यादा होते हैं, तो ये रॉन्ग हो गया हमारा। ब्रिटलनेस इज नॉट एन एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल। तो हाँ, ब्रिटलनेस हर एक मेटल की एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी नहीं होती, कुछ मटेरियल इलास्टिक होते हैं, कुछ मटेरियल डक्टाइल होते हैं, तो हर एक मटेरियल ब्रिटल नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट सही है, इज नॉट एन एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। रेट ऑफ लोडिंग हैज नो इन्फ्लुएंस इन चेंजिंग द बिहेवियर ऑफ अ मेटल फ्रॉम डक्टाइल टू ब्रिटल एट लो टेम्परेचर। तो रेट ऑफ लोडिंग का क्या कोई इन्फ्लुएंस होता है किसी मटेरियल को डक्टाइल से ब्रिटल चेंज करने में? तो जी हाँ, होता है, क्योंकि इन्फ्लुएंस होता है, क्योंकि रेट ऑफ लोडिंग से अगर हम धीमे धीमे स्लो रेट ऑफ लोडिंग होती है तो हम मटेरियल्स को डक्टाइल से ब्रिटल में चेंज कर सकते हैं, है ना। अंडर हाइड्रोस्टैटिक कंप्रेशन अ ब्रिटल मटेरियल में चेंज इनटू अ डक्टाइल वन। मतलब हाइड्रोस्टैटिक कंप्रेशन होगा हमारा पानी में, हाइड्रोस्टैटिक कंप्रेशन मतलब बराबर बराबर दोनों तरफ से वो कंप्रेशन होगा, तो हम एक मेटल को डक्टाइल मटेरियल में चेंज कर सकते हैं, एक ब्रिटल मटेरियल को डक्टाइल मटेरियल में चेंज कर सकते हैं। तो इसके सेकंड और फोर्थ सही है। क्वेश्चन नंबर 35, इफ द पॉइजन रेशियो ऑफ अ मटेरियल इज 0.5, पॉइजन रेशियो हमें 0.5 दे रखा है, द इलास्टिक मटेरियल, इलास्टिक मॉडुलस क्या होगा इसका, है। तो ये हमें शेयर मॉडुलस के टर्म्स में चीज निकालनी है। तो E इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है 2G इंटू 1 प्लस म्यू, है ना। तो हाँ, इक्वल टू 2G और 1 प्लस 0.5, तो 1.5 इंटू 2 इक्वल टू 3, तो 3G। तो इलास्टिक मॉडुलस इज 3 टाइम्स ऑफ इट्स शेयर मॉडुलस। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, 35 का ए। क्वेश्चन नंबर 36, स्टेटमेंट है देयर आर टू इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट्स फॉर एन आइसोट्रोपिक मटेरियल। तो ये सही बात है, आइसोट्रोपिक मटेरियल के लिए, आइसोट्रोपिक मटेरियल के दो इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट्स होते हैं। ऐसे ऑर्थोट्रोपिक के लिए 9 होते हैं और एनाइसोट्रोपिक के लिए 21 होते हैं, है ना। ऑल मेटल्स, स्टेटमेंट 2 है, ऑल मेटल्स एट माइक्रो लेवल आर आइसोट्रोपिक। तो सारे के सारे मेटल माइक्रो लेवल पे आइसोट्रोपिक नहीं होते हैं, ये गलत स्टेटमेंट है। तो इसका जो असर्शन रीजन के हिसाब से इसका आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 37, द फेलियर ऑफ अ माइल्ड स्टील स्पेसिमेन ऑफ अ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन सब्जेक्टेड टू अ टॉर्क अकर्स अलोंग इट्स क्रॉस सेक्शन। तो है ना, अब क्योंकि माइल्ड स्टील जो होता है वो शेयर में वीक होता है, और जब हम टॉर्क लगाएंगे, जैसे ये मटेरियल है इसमें टॉर्क लगाएंगे, तो कोई भी जो प्लेन होगा, क्रॉस सेक्शन जो भी होगा, उसके अलोंग इसका फेलियर होगा, क्योंकि शियर लगेगा। इसके शियर की वजह से ये जब टॉर्क होगा ये मोड़ेगा उसको, तो शियर लगेगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, है ना। तो पर इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और क्रॉस सेक्शनल के अलोंग इसका फेलियर होगा। तो इसका आंसर है टॉर्क अलोंग इट्स क्रॉस सेक्शन, ये असर्शन सही है। और द फेलियर अलोंग अ प्लेन ऑफ मैक्सिमम सब्जेक्ट टू मैक्सिमम शियर, ये भी रीजन भी इसका सही है। तो आंसर हो गया इसका ए। क्वेश्चन नंबर 38, in elastic analysis of structures the neutral axis is the intersection between the plane of bending and the neutral plane। तो हाँ, ये हमारी जो इलास्टिक एनालिसिस होती है, इलास्टिक एनालिसिस में जो न्यूट्रल एक्सिस होती है हमारी, न्यूट्रल एक्सिस वो हमारा इंटरसेक्शन होता है प्लेन ऑफ बेंडिंग में, प्लेन ऑफ बेंडिंग में एंड न्यूट्रल, न्यूट्रल प्लेन में, है ना। तो जो न्यूट्रल एक्सिस होता है प्लेन ऑफ बेंडिंग एंड न्यूट्रल प्लेन में इंटरसेक्शन होता है न्यूट्रल। अब ये स्टेटमेंट 2 है, न्यूट्रल एक्सिस इज द कॉन्टेक्स्ट, न्यूट्रल एक्सिस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्लास्टिक एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स इज ऑलवेज द इक्वल एरियाज ऑफ क्रॉस सेक्शन। हाँ, तो जब प्लास्टिक हम एनालिसिस करते हैं, प्लास्टिक एनालिसिस में जो हमारी न्यूट्रल एक्सिस होती है वो दो इक्वल एरियाज में डिवाइड करती है, ये टॉप एरिया और नीचे का एरिया बराबर बराबर होता है। A1 इज इक्वल टू A2 जो प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस होती है। तो ये भी सही है, रीजन सही नहीं है, बी आंसर हो गया इसका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द कॉन्स्टिट्यूटिव रिलेशनशिप।
तो कॉन्स्टिट्यूटिव रिलेशनशिप हमारी होती है स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर ऑफ अ मटेरियल, है ना, ये याद कर लीजिए। कॉन्स्टिट्यूटिव रिलेशनशिप हमारी स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप होती है, स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर ऑफ मटेरियल, ये होती है कॉन्स्टिट्यूटिव रिलेशनशिप। तो ठीक है, हमारा पहला चैप्टर हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल वाला। अब अगले में दूसरे चैप्टर से स्टार्ट करेंगे।